नांदेड़ की इस तारीखी सरजमीन को और मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में मौजूद नांदेड़ की जिंदा दिल अवाम और खास तौर से नौजवान साथियों का इस्तकबाल करता हूं, जो इस तरफ खड़े हैं, सामने खड़े हैं, दीवालों पर खड़े हैं। इधर जो लोग हैं वो थोड़ा सा हट जाए ताकि पीछे के लोगों को दिखाई पड़े। थोड़ा सा इधर से पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाए। दोस्तों, असेंबली इलेक्शन के बाद आपके बीच में फिर से हाजिरी हुई है। नगर पालिका, नगर महापालिका के इस इलेक्शन में प्रभाग 11 से जरीना बेगम, रफीक बागवान, खतीजा बेगम, गुलाम मुस्तफा, अब्दुल रहीम, अब्दुल वहीद पटेल, मोहम्मद आतिक शेख मोइन। प्रभाग 12 से अब्दुल गफ्फार, अब्दुल सत्तार, सैयद शेर अली, शमीम बेगम, शेख जावीद, शेख हलीमा बी, शेख बाबू, इब्राहिम भाई। प्रभाग 13 फसिया फिरदौर, अब्दुल मुख्तार, संगीता कामले, वाजिद अनवर जहांगीरदार, अब्दुल रहीम, अब्दुल गफूर। प्रभाग 14 से शिंगे पूनम, शमा अब्दुल हबीब, इदरीस बेगम, अहमद बाबू भाई खोके वाले। और प्रभाग 15 से मोहम्मद उबैदुर रहमान, जबीना सुल्ताना, मोहम्मद अतीक, वैशाली अंबादास रातोले और मोहम्मद यूसुफ। जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हों, जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हों, जब बुलबुल हो तस्वीरें चमन और कौवे गीत सुनाते हों, जब चिड़ियों के इन घोंसलों में कुछ सांप उतारे जाते हों, जब माली अपने हाथों से गुलशन में आग लगाते हों, उस दौर में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। हम लोग अनल हक बोलेंगे, हम लोग अनल हक बोलेंगे। नांदेड़ वालों, आप जिंदा दिल अवाम हैं, आपकी सियासी समझ को सलाम करता हूं। इधर जो साथी खड़े हैं वो ट्रैफिक को आहिस्तगी से गुजर जाने दें। अगले 40-45 मिनट में आपके सामने हूं और कोशिश करूंगा कि अपना कलेजा निकाल करके आपकी हथेली पर रख दूं और हर उस शख्स से आपको रूबरू करवाऊं जिसकी जरूरत है। शतरंज की बिसात बिछ चुकी है, मोहरे इधर से उधर किए जा रहे हैं, खेल खेला जा रहा है और खेल खेलने वाले ये सोच रहे हैं कि नांदेड़ की आवाम बेवकूफ है, उसको तो कुछ समझ में नहीं आएगा। नहीं, ये नांदेड़ की आवाम है। यहां से उठी हुई आवाज पूरे महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जाती है। ये वो मिट्टी है कि जिस मिट्टी के पुतले को छू लेती है उसे सोना बनाने का काम करती है। मैं इस मिट्टी को सलाम करता हूं। यहां पिछले एक हफ्ते से आप बड़ी बड़ी तकरीरें भी सुन रहे हैं और बड़ी बड़ी साजिशें भी देख रहे हैं। इस भीड़ में तमाम ऐसे नौजवान साथी भी आए होंगे जो कांग्रेस पक्ष के लोग हैं, लेकिन मुझे सुनने के लिए और मेरी आवाज जिन कानों तक पहुंच रही है, तमाम ऐसे भी साथी होंगे जिन्होंने अब तक फैसला नहीं किया होगा कि उन्हें क्या करना है। अब मैं उनसे मुखातिब हूं। अब थोड़ी देर के लिए पुलिस के साथियों से भी गुजारिश है कि ये इंतजामात बना रहने दें, इस मीटिंग को उसी तरह से चलने दें जैसे आपने बाकी मीटिंग चलने दी है। दोस्तों, पुलिस का काम है न्यूट्रल होकर के काम करना, किसी एक पक्ष का होकर के काम नहीं करना। तो इस मीटिंग को उसी तरह से चलने दें। आवाम से भी गुजारिश है कि आप खामोशी के साथ थोड़ी देर मीटिंग का हिस्सा रहें। दोस्तों, मैंने कहा ना, बिसात बिछ चुकी है। पिछले दिनों आपने देखा कि 1 दर्जन भर हमारे कॉरपोरेटर जाकर के भाजपा में शामिल हो गए। समझ में नहीं आई बात क्या? समझ में नहीं आई क्या? जाकर के भाजपा में शामिल हो गए। डर रहे थे कि डायरेक्ट भाजपा में शामिल होंगे तो आवाम गिरेबान पकड़ लेगी। तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा
कि पतंग उड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भूल गए कि ये नांदेड़ है जो ये जानती है यहां की आवाम के किसी का जलवे रंगी तखय्युलात में है, चिराग बन के कोई जिंदगी की रात में है। बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मुझे पता है मगर डोर किसके हाथ में है। हमें यह पता है कि मटन किसका है और सालन किसका है। पता है कि नहीं पता है? हमें तो यह भी पता है कि मसाला किसके पैसे का आ रहा है। पता है कि नहीं पता है? इसलिए नांदेड़ वालों, आने वाली 15 तारीख को आपको तमाम उन मुनाफिकत का बदला भी लेना है। यह इलेक्शन आम इलेक्शन नहीं है। यहां हमारे साथी रविंद्र चौहान जी बैठे हैं जो लोकसभा में आपके खासदार हैं, मैं राज्यसभा में आपका खासदार हूं। अब थोड़ी देर खामोशी अख्तियार कर लें और थोड़ी देर ये मीटिंग चलने दें, इंतजाम बना रहने दे भाई, बोले मत इधर से साथी। मैंने कहा ना, रविंद्र जी आपके लोकसभा के खासदार हैं, मैं आपका राज्यसभा का खासदार हूं, और सत्तार भाई आपके आमदार होते होते रह गए। मैंने सुना नकीब मिल्लत आए थे तो सत्तार भाई पे बड़ा तंज कर रहे थे, बता रहे थे कि हमने कैंडिडेट दे दिया होता तो क्या होता, तुम हार गए, तुम ऐसे ऐसे तंज मैंने सुने। मैं तकरीर सुन रहा था, मुझे लगा कि एक बुजुर्ग इंसान, शरीफ इंसान, 40 साल बाद जिसे उम्मीदवारी मिली, हम सारे लोग उसके लिए लड़े, रविंद्र चौहान भी लड़े, इमरान प्रतापगढ़ी भी लड़ा, और हमने कोशिशें करके सत्तार भाई को उम्मीदवार बना करके भेजा। सत्तार भाई चुनाव बहुत थोड़े वोटों से हार गए, लेकिन अब समझ में आता है कि क्यों हार गए। ये तो दर्जन भर मुनाफिक उधर गए हैं, उनकी मुनाफिकत से हारे हैं चुनाव, वरना नहीं हारते। हमें पता है कि कैसे हराया गया, हारे नहीं है बल्कि हराए गए हैं। लहू में भीगी हुई आस्तीन जीती है, चुनाव तुम नहीं जीते, मशीन जीती है। हराए गए, लेकिन इलेक्शन है, हार जीत तो चलता रहता है। अब आप आकर के कहेंगे कि सत्तार तुम्हारा बेटा तो हारेगा, हमने तुम पर एहसान किया। नहीं, आपने नांदेड़ पर एहसान नहीं किया, बल्कि नांदेड़ ने आप पर कई बार एहसान किया है। पहली बार जब हैदराबाद से निकले थे कहीं चुनाव लड़ने के लिए 2012 में, तो सबसे पहले नांदेड़ की आवाम ने आपको पनाह दिया था और आपके कॉर्पोरेटर जिताए थे। नांदेड़ ने एहसान किया है आप पर, आपने नांदेड़ पर कोई एहसान नहीं किया है। आपने तो हॉस्पिटल और स्कूल बनाने के जो वायदे किए थे और जो जमीन खरीदी थी आपके कॉर्पोरेटर जीते, तो आपने बाद में वो जमीन बेच करके अपना वो पैसा भी अपने पास रख लिया। नांदेड़ पर आपने कोई एहसान नहीं किया है, नांदेड़ की आवाम ने आप पर एहसान किया है, और इस एहसान का बदला आप पूरी जिंदगी चुकाएंगे तब भी नहीं चुका सकते। नांदेड़ का आपके ऊपर इतना बड़ा एहसान है। आपकी जमात को अगर पूरे हिंदुस्तान में आज लोग जानते हैं तो उसकी बुनियाद में नांदेड़ की आवाम का भरोसा और इनका खून पसीना शामिल है। इनका शुक्र अदा करिए, इनके बीच में आइए तो अदब से बात करिए यहाँ के बेटों के बारे में। सत्तार साहब नांदेड़ का भरोसा है, नांदेड़ का गुरूर है, नांदेड़ के बेटे हैं। यहाँ के बेटे के बारे में इस लहजे में आपको बात नहीं करनी चाहिए। आप कितने भी बड़े रहनुमा हो जाएं, लेकिन किसी बुजुर्ग इंसान की शराफत का मजाक मत उड़ाइए। आप कह रहे हैं कि आपने एहसान किया उनके खिलाफ कैंडिडेट ना दे करके, तो मैं भी कह रहा हूं कि कांग्रेस ने आप पर एहसान किया कि आपके सूबाई सत्र के खिलाफ उसकी मर्जी के मुताबिक का कैंडिडेट दिया था, फिर भी वो नहीं जीत सका। अगर सत्तार भाई नहीं जीत पाए तो आपके सूबे का सत्र भी नहीं जीत सका था। वारिस पठान भी नहीं जीत पाए थे, फारूक शेख भी नहीं जीत पाए थे। वो क्यों चुन के नहीं आ पाए? क्यों नहीं चुन के आ पाए? और एहसान मानिए कांग्रेस का
कि मालेगांव से जो 75 वोट से एक एमएलए आपका जीता है, अगर हम लोगों ने थोड़ा सा मेहनत कर दी होती तो 75 वोट से जीतते नहीं, बल्कि 7500 वोट से चुनाव हार जाते। वहां भी कांग्रेस ने एहसान ही किया था। मैं कांग्रेस का एहसान गिनाऊंगा आप पर तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इधर आओ गफ्फार। बस मैं नांदेड़ से एक बात पूछना चाहता हूं। नांदेड़ के लोगों, दिल पर हाथ रख करके मेरा यह सवाल सुनना। सत्तार भाई इधर आइए आप। 40 साल बाद एक इंसान को उम्मीदवारी मिली। ठीक है, हालात ऐसे बने कि वो जीत नहीं सके, लेकिन नेता बनकर के आपके बीच में खड़े हो गए। आपको इस तरह के नेता इतना चुभते क्यों हैं? आप अकोला में साजिद पठान को हराने के लिए पहुंच जाते हैं, आप नांदेड़ में सत्तार और गफ्फार को नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, आप बिहार में जाकर के मुस्लिम नेताओं को हराते हैं, आपकी पूरी टीम लग करके इमरान प्रतापगढ़ी को गाली देती है। आप सिर्फ अपने अलावा किसी को देखना ही नहीं चाहते। आपके लोग नारा लगाते हैं, मेरा सदर मेरा गुरूर। अरे गुरूर अल्लाह को कभी भी पसंद नहीं आता है। यह चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। पूरा नांदेड़ जानता है कि रात के 3:30 बजे वो सारे उम्मीदवार कहां से निकले थे, किस चौखट से निकले थे। अशोक चौहान साहब की तो मजबूरी रही होगी, वो भाजपा में चले गए। इन 12 लोगों पे कौन सी ईडी का छापा पड़ रहा था कि ये जाकर के शामिल हो गए? बड़ा सवाल है ये। उनकी तो मजबूरी रही होगी, चलो मान लिया, लेकिन इन 12 लोगों पे 10 दिन पहले दिल्ली में मेरे घर पे आकर के बड़ी बड़ी कस्में खा रहे थे कि इमरान भाई आपको कैंपेन करने के लिए आना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐलान नांदेड़ में कह रहा हूं, नांदेड़ वालों, कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते। मत करो। चौहान साहब चले गए थे, उसके बाद रविंद्र चौहान लोकसभा जीत करके आपने दिया ना दिल्ली को, तो ये मत सोचो कि कोई चला गया तो सब खत्म हो गया। नहीं, कुछ भी खत्म नहीं होता है। मुझको 12 फोन आए कि इमरान आप मत आओ, प्लीज आप मत आओ। मैंने कहा मैं जमीर का सौदा नहीं करता हूं। मैं 2017 में पहली बार नांदेड़ आया था, और नांदेड़ की आवाम की दुआओं का सदका है कि मैं आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठा हूं। मैं इसका एहसान मानता हूं। मैं नांदेड़ की आवाम का एहसान मानता हूं, और हर उस कोने में जहां हमारी लीडरशिप कहीं से भी मजबूत हो रही हो, उसके लिए अपना खून पसीना बहा करके भी एक तैयार होकर के खड़ा मिलूंगा। देखिए, कोशिशें अच्छी की गई थी, प्लान भी बहुत अच्छा बनाया गया था। सोचा यह गया था कि 10-12 कॉर्पोरेटर जो कांग्रेस के थे, उनके हाथ में पतंग की डोर पकड़ा दी जाएगी और कमल को हरा कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ खेल तो ऊपर वाला भी खेलता है ना, और जब चलती है रब की तो किसी की नहीं चलती। कांग्रेस और वंचित का अलायंस हो गया, यह सिलेबस में नहीं था। अब मामला गड़बड़ा गया है। तमाम पैसा, तमाम दौलत, तमाम साजिशें, तमाम कोशिशें करने के बावजूद अब सारा प्लान इस पे आ गया है कि किस तरह से गफ्फार को हराया जाए, किस तरह सत्तार भाई को कमजोर किया जाए। मैं नांदेड़ से लेकर के हैदराबाद वालों तक सबसे कहना चाहता हूं कि इसी गली में वो भूखा किसान रहता है, ये वो जमीन है जहां आसमान रहता है। शहर के सारे हकीरों को यह खबर कर दो, बाप के साथ एक बेटा जवान रहता है। इतना आसान नहीं है कि आप यहां खड़े होकर के दावा कर दोगे कि गफ्फार तो हारेगा। यह फैसला तो अल्लाह करेगा, नांदेड़ की आवाम करेगी। ये नांदेड़ की आवाम है, अगर जिताने पे आ गई ना,
तो ये जो सारे नाम मैंने गिनाए हैं, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी तकरीरें सब धरी की धरी रह जाएंगी और इंशाअल्लाह ताला नांदेड़ में कांग्रेस और वंचित का मेयर बनेगा। बस आपको थोड़ा दिल पे हाथ रख करके सोचना है। मेरी नई नस्लों, खुसूसी तौर पर आपको ये समझ में नहीं आता खेल कि एक बार आए 2 सभा की, दूसरी बार आए 2 सभा की, लेकिन पैकेज इतना बड़ा है और दबाव इतना ज्यादा है कि हो सकता है तीसरी बार भी आए। आप देख लेना, 13 तारीख से पहले तीसरी बार भी आएंगे, देख लेना। क्योंकि गफ्फार आंख में चुभ रहे हैं, क्योंकि सत्तार आंख में चुभ रहे हैं कि कैसे उनके अलावा हिंदुस्तान में या उनके अलावा महाराष्ट्र में बिना उनकी मर्जी के कोई नेता कैसे बन जाए। इमरान प्रतापगढ़ी का क्या कसूर है? क्यों गाली देते हो? आप लोकसभा में बोलते हो, मैं राज्यसभा में खड़ा होकर के बोलता हूं। जिस दिन से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पहुंचा हूं, मेरा खुदा गवाह है, मैंने एक लम्हा भी बिना आपकी फिक्र के गुजारा हो। तो आपके मुद्दों पर हाकिम की आंख से आंख मिला करके बोलता हूं, लड़ता हूं, लेकिन आपको यह लगता है कि बस आप ही आप हैं, कोई और न रह जाए, कोई इमरान प्रतापगढ़ी, कोई गफ्फार, कोई सत्तार। अरे सत्तार साहब पिछली बार थोड़े से वोटों से हरा दिए गए, इंशाअल्लाह ताला अगली बार फिर कैंडिडेट बनेंगे और आमदार बनकर के महाराष्ट्र की असेंबली में पहुंचेंगे। कल मैं अकोला था, मैंने वहां कहा कि भाई साजिद पठान एक मजबूत नेता है, आमदार चुनकर के आया है, आप उसको हराने के लिए आज दूसरी बार पहुंचे थे। तो आज वहां तकरीर जाकर के कर रहे थे तो बोले कि इमरान प्रतापगढ़ी को इशारे में बोले अभी तो उसके दूध के दांत नहीं टूटे हैं। मैंने कहा अभी जब दूध के दांत नहीं टूटे हैं तब इतना पेट में दर्द हो रहा है, जिस दिन दूध के दांत टूट गए उस दिन क्या होगा? कहते हैं मुझे सियासत नहीं आती। ठीक है भैया, मैं 5 साल की सियासत में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में बैठा हूं और आप कहते हो मुझे सियासत नहीं आती। एक आम से परिवार से निकल करके एक बेटा जिसका कोई सियासी घराना नहीं था, वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में बैठा है और आप कहते हैं कि सियासत नहीं आती। मुझे सियासत आती हो या ना आती हो, लेकिन मुझे सच्चाई समझ में जरूर आती है। मुझे ये समझ में आता है कि यहां पतंग किसके इशारे पे उड़ाई जा रही है और भाजपा का मेयर बनाने के लिए क्या क्या कोशिशें की जा रही हैं। अकोट देखा आपने? आज मैं गया था, अकोट होकर के आया। अकोट में एमआईएम के कॉर्पोरेटर भाजपा के साथ अलायंस में चले गए। सोशल मीडिया पे थूथू हुई तो फडणवीस ने आगे आकर के कहा कि हमारा एमआईएम के साथ कोई अलायंस नहीं होगा, लेकिन अब तक सदर साहब ने यह नहीं कहा। अंबरनाथ में कांग्रेस के कुछ कॉर्पोरेटर ने युति कर ली, 10 मिनट के अंदर कांग्रेस पार्टी ने उन सारे कॉर्पोरेटर्स को पार्टी से बाहर निकाल दिया। आज तो मुझे पता चला है कि परली में शिंदे साहब के साथ मिलकर के गठबंधन कर लिया, लेकिन तकरीरें बड़ी बड़ी हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों कि अपने बेटों को जलील करवाना बंद करिए। आप ही के कंधे पर पैर रख करके सियासत करने वाले लोग आपके बीच में आएंगे और आपके भाइयों को, आपके बेटों को ये कहेंगे कि हमारा एहसान मानो, तुमको तो जीतने नहीं देंगे। ये जबान सियासत की जबान नहीं है, ये जबान मगरूरियत की जबान है और मगरूरियत अल्लाह को पसंद नहीं है। तो आपको कैसे पसंद आ रही है? मेरी आपसे गुजारिश है साथियों कि इस इलेक्शन में जो सारा खेल है उस खेल को आप समझ रहे हैं। 2017 से पहले आपने उनके कॉर्पोरेटर जिताए थे, बाद में वो कॉर्पोरेटर कई सारे उसमें से कांग्रेस में चले गए। फिर इस बार जब उनके पास कैंडिडेट नहीं थे तो कांग्रेस की दगी तोपों को मसाला भर करके एक बार फिर से अपने पाले में लेकर के उनको कैंडिडेट बना दिया गया। मुझे तो हैरत जमात के उन नौजवानों पर है जो पिछले 7 साल से इस उम्मीद में लगे थे कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट किसको दिलवाया साहब ने? जो हमारे यहां से गए थे, उनका हक भी मार लिया गया। मुझे उन नौजवानों के साथ मेरी
सहानुभूति है साथियों, लेकिन ये धमकियां देने वाले, ये साजिशें करने वाले ये भूल जाते हैं कि कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो, लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। गफ्फार आपके बीच का आपका भाई है, आपका बेटा है, आपका दोस्त है, आपका साथी है। रात के 2 बजे भी आपके मुद्दे पर खड़ा मिलता है। सत्तार भाई आपके अपने, इनका सिर्फ एक कसूर है कि इनकी जबान लंबी नहीं है। मैंने उनकी तकरीर सुनी, उन्होंने कहा कि सत्तार मेरी जबान बहुत लंबी है, मैं बोलूंगा तो तुम चुप हो जाओगे, तुम घर से नहीं निकल पाओगे। नांदेड़ वालों, मैं तो उनसे कहना चाहता हूं कि हां साहब आपकी जबान बहुत लंबी है, लेकिन उस जबान का इस्तेमाल सत्तार को चुप कराने में नहीं बल्कि राजा सिंह को चुप कराने में लगाइए, तब शायद आवाम का भला हो सके। उस जबान का इस्तेमाल गफ्फार को हराने में नहीं बल्कि राजा सिंह को हराने में लगाइए, तब मैं समझूंगा कि आप सियासत कर रहे हैं। गलत कह रहा हूं क्या मैं?